Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Qasim and I am here to teach you a computer lesson. Actually बेटा ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या चीज़ है. जब भी हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये वो वाला नहीं है आपके पास जो रियल में आप बोलते हैं कि कोई मसला मसाइल, ये वो चीज़ नहीं है. प्रॉब्लम कोई ऐसी चीज़ है जो अनसॉल्व सिचुएशन या अनसॉल्व सिनेरियोज या अनसॉल्व क्वेश्चन इज़ नोन एज द प्रॉब्लम. अगर हम रियल लाइफ से इसको अगर हम क्लियर करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपने घर से कॉलेज पे जाना है तो अब वो किस तरह से जाना है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. ठीक है. अच्छा, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कोई स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि मैथ्स में भी आपके पास प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है. फिज़िक्स की अगर बात करें तो फिज़िक्स में आपके पास जो न्यूमेरिकल्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर प्रॉब्लम. अब क्यों उनको प्रॉब्लम कहा जाता है? क्योंकि वो अनसॉल्व सिनेरियोज़ हैं, अनसॉल्व सिचुएशंस हैं. ठीक है. तो ऐसी चीज़ें जो अनसॉल्व हों, ठीक है, अनक्लियर हों, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रॉब्लम. वो आपकी क्या है? प्रॉब्लम है. अगर हम कंप्यूटर टर्म में बात करते हैं प्रॉब्लम की तो तब भी यही चीज़ है कि आपके पास ऐसी सिनेरियोज़ जो आपके पास क्लियर नहीं है, ठीक है, अनक्लियर चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रॉब्लम. वो आपके प्रॉब्लम कहलाती है. अब मोस्टली आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली ये आपके पास है क्या चीज़. प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कोई अनसॉल्व सिनेरियोज़ हैं, ठीक है, अनसॉल्व चीज़ है जिसको हमने सॉल्व करना है कि प्रॉब्लम है. अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कॉलेज से घर से कॉलेज की तरफ जाना है या कॉलेज से घर की तरफ आना है, ठीक है, तो मुझे किस तरह से जाना चाहिए. ठीक है. मुझे, ठीक है, अगर मेरे पास कन्वेंस है तो मुझे बाइक पे जाना है. ठीक है. कोई इस तरह की चीज़, कोई अगर कन्वेंस नहीं है तो मैंने किस पे जाना है, रिक्शे पे जाना है या कौन सी चीज़ पे जाना है, तो दैट इज़ कॉल्ड योर प्रॉब्लम. वो आपके पास क्या है? एक प्रॉब्लम है. अब कंप्यूटर में, ठीक है, जिस तरह हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेथड्स होते हैं, इस तरह प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए मेथड्स होंगे. ठीक है. अगर रियल लाइफ में हम बात करें, अब अगर हमें कोई चीज़ फेस करनी पड़ती है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ग्रॉसरी शॉप पे गए हैं और हमने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की हैं, अब उसका बिल, ठीक है, एक प्रॉब्लम है. ठीक है. लेकिन अगर आप उसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, उसका टोटल करते हैं, उसके एडअप करते हैं, ठीक है, कि अब क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन का आपके पास मेथड आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी सारी की प्राइसेस को मुझे एडअप करना पड़ेगा. एडअप करके जो रिजल्ट निकलता है तो इट मीन्स कि आपने जो एक वो प्रॉब्लम जनरेट हुई थी उसको आपने सक्सेसफुली क्या किया है, सॉल्व कर लिया है. तो इस तरह जिस तरह रियल लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड्स होते हैं, सेम इसी तरह आपके पास कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं. एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चलूँ कि आपके प्रीवियस 9th क्लास में बेसिकली आप लोग यूज़र्स थे, लेकिन 10th क्लास में आप लोग क्या हैं? प्रोग्रामर हैं. ठीक है. प्रोग्रामर क्या होता है? प्रोग्रामर बेसिकली वो पर्सन होता है, इज़ दैट पर्सन जो सॉफ्टवेयर्स को क्या करता है? डेवलप करता है. ठीक है. हु डेवलप द सॉफ्टवेयर, हुज ड्यूटी इज़ टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज अ प्रोग्रामर. अच्छा, अब आपने 10th क्लास में बेसिकली आप एज अ प्रोग्रामर बिहेव करेंगे. 9th में आप एज अ यूज़र थे. आप देख लें, आप डिफरेंट आप प्रिंटर का आप लोगों ने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, बहुत कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़े हैं आपने. ठीक है. अगर आपने लास्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाला पढ़ा है तो उसमें भी आप एज अ यूज़र हैं. ठीक है. तो इसमें और जितने भी आपने हिस्ट्री के बैक कॉन्सेप्ट्स उठा के देखे थे उसमें, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, वो सारी की सारी बेसिकली क्या है? आप यूज़र हैं. ठीक है. आप यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को. लेकिन इधर आप 10th क्लास में बेसिकली क्या करेंगे? आप लोग उसको डेवलप करेंगे. ठीक है. प्रोग्राम बनाएंगे, उनके सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे उसका. ठीक है. प्रोग्रामिंग करेंगे. ठीक है. एज अ प्रोग्रामर बिहेव करेंगे. तो क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास पहला जो है वो इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स. सो व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स? जिस तरह स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पे बात करेंगे तो इसके जितने भी मेथड्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट मेथड पे हैं तो सेकंड वाला मेथड आप कर लेंगे. नहीं,
सेट्स मतलब रूल्स, जो पहली आपके पास फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो फर्स्ट नंबर पे ही करनी है, देन सेकंड पे, देन उसके बाद, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि आपने, ठीक है, दूध पत्ती, ठीक है, अगर आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो दूध पत्ती लेकर आप साथ पे रख दें, साइड पे रख दें और आप ये अज्यूम करें कि जी ये चाय बन के, नहीं, जब तक आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले चूल्हा जलाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें दूध डालेंगे, पत्ती डालेंगे, देन आपके पास एक चाय बनेगी, ठीक है। तो क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल से मैं कोट कर रहा हूँ। तो अब ये क्या चीज़ है आपके पास, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो सेम एज इट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में भी आप लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपके पास जो पहला स्टेप है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपके पास क्या चीज़ होती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में आप लोग यूज़र से, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से आपको बहुत आसानी से समझा सकूँगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई यूज़र आता है, ठीक है, यूज़र से मीन्स कोई कस्टमर आता है, कोई क्लाइंट आता है आपके पास और आगे कहता है कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, बनवाना है। अब सॉफ्टवेयर तो बनवाना है उसने, तो अब वो कहेगा कि क्या चीज़, अब हम प्रोग्रामर पूछेंगे कि भाई किस चीज़ का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसने कहा जी मुझे कैलकुलेशंस करनी है तो मुझे एक कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है कि हमारे पास उसने क्या किया है, सिंपल कैलकुलेटर उसे चाहिए। अच्छा, अब उसने तो कह दिया कि मुझे कैलकुलेटर चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जब हम उसे सॉफ्टवेयर बनाकर दे देते हैं तो उसके बाद वो कहता है कि भाई मुझे तो ये भी चीज़ इसमें चाहिए थी, ये भी चीज़ मुझे ऐडअप करनी थी, ठीक है, जबकि वो चीज़ इसमें नहीं कर पाता। अब हम लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन खुद करनी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या मतलब इसका, कि हम लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करना है कि इसको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल कैलकुलेटर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात करेंगे इसमें, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की एग्जांपल क्या है, कि सिंपल कैलकुलेटर है आपके पास। अब सिंपल कैलकुलेटर में, अब जिस तरह के आपके पास क्लाइंट है, वो कहता है कि मुझे सिंपल कैलकुलेटर में क्या होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बेसिकली उसने सिर्फ हमें कहा कि मुझे कैलकुलेटर चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जो प्रोग्रामर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो कहता है कि मुझे साइन का फंक्शन भी डाल देता है, वो कॉस का फंक्शन भी डाल देता है, टेन का फंक्शन भी डाल देता है, ठीक है। तो अगर वो ये वाले फंक्शन डाल देता है तो उसको तो नहीं चाहिए ना, क्लाइंट को तो ये फंक्शंस नहीं चाहिए, उसको तो सिंपल आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई पहले करनी है, ठीक है, कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी है कि सिंपल कैलकुलेटर चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या वो हो सकती हैं आपके पास, पहले नंबर पे हाउ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म, किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हाउ रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड, कि किस तरह से आपके पास रिजल्ट शो होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ इनपुट शुड बी एक्सेप्टेड एटसेट्रा, मतलब क्लाइंट अगर वो ये कहता है कि मुझे बटन यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, ठीक है, यहाँ नहीं यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, साइड पे डिस्प्ले होना चाहिए, तो दैट इज़ ऑल द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ये आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, ये प्रोग्रामर ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि उसको किस तरह के सिनेरियोस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट का। जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट का। इसमें अगेन वही चीज़ है, ये तो अब आपके एंड से होगी ना, ये अब आपके एंड से होगी कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कराई कि मुझे सिंपल कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर चाहिए, मुझे इसका मतलब ये करना है। लेकिन अब आपने स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में अब सिनेरियो आपने चेंज कर देना है, क्लाइंट के ऊपर ले जाना है। अब आपने एक डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, एक पेज के ऊपर, ठीक है, आपने क्या करना है, लिखना है कि अच्छा आपको जो है वो एक सिंपल कैलकुलेटर चाहिए, किसमें एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसे आप टोटली रिक्वायरमेंट्स बना लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स बनाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, उस क्लाइंट को वो रिक्वायरमेंट आप शो कराते हैं और उससे सिग्नेचर ले लेते हैं, कि ऐसा ना हो कि इन द एंड आप सारे काम परफॉर्म तो कर दें, बाद में वो जब सॉफ्टवेयर बन जाए तो कहता है कि मैं तो ये लेता ही नहीं क्योंकि मैंने तो आपको ये कहा था, ये कहा था, ठीक है। बाद में इस तरह के सिनेरियो से बचने के लिए बेहतर है कि आप स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स करा लें, एक डॉक्यूमेंट पे लिख लें, एक पेज पे लिख लें, और ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर रिक्वायरमेंट सारी की सारी लिखी जाती हैं उसको आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है।
तो दोबारा मैं बता देता हूँ, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपके पास जब आप क्लाइंट से जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर की वो लिखवा लेते हैं, लिखवाने के बाद उस डॉक्यूमेंट पे आप सिग्नेचर करवाते हैं, ठीक है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे रिक्वायरमेंट्स लिखी जाएं, ठीक है, उसको आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास एनालाइज द प्रॉब्लम। तो बेटा देखें, एनालाइज द प्रॉब्लम, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, कि क्या आपके बेसिकली आपने क्या चीज़ बनानी है यहाँ पे। फिर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट कर ली, इसमें आपने क्लाइंट को इन्वॉल्व किया है कि ये आपके पास ये आपके पास स्टेप्स हैं, ये चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने यहाँ तक काम परफॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है एनालाइज द प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज से क्या मुराद है कि इस स्टेप में आपने एक जो बिग प्रॉब्लम होगी उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देना है। क्या मतलब, इसका मतलब ये कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको पार्ट्स में आपने उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। अगर हम रियल लाइफ से कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं कि आपके पास अगर कोई फॉर एग्जांपल मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें x, y, z डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को z में पुट करके, ठीक है, फिर उसके बाद आप आंसर निकालेंगे। तो इसमें क्या है आपके पास कि आपने क्या किया कि एक बिग क्वेश्चन को उसके पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया। इसके पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या हुआ कि आपने उसको इजीली उस क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो इसमें भी एनालाइज द प्रॉब्लम में भी जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है उसके आप पार्ट्स बना लेते हैं। अगर हम सिंपल कैलकुलेटर की बात करें तो हम कहते हैं कि हमने सबसे पहले एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाएंगे, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का। अगर हम एट अ टाइम ये सारे के सारे अगर हम प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि हमारे पास बहुत डिफ़िकल्टी होगी और मे बी पॉसिबल है कि हमारे पास एरर के चांसेस हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा हों। तो इसीलिए आपके पास एनालाइज द प्रॉब्लम, आप सब प्रॉब्लम से करें ताकि आप एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, ठीक है, आप अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और विद इन द टाइम, ठीक है, आप क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बनाकर दे दें। तो अब टॉप डाउन डिज़ाइन एंड डिवाइड एंड कंकर रूल, जो बड़ी प्रॉब्लम को, बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने को आप टॉप डाउन डिज़ाइन कहते हैं या डिवाइड एंड कंकर रूल कहते हैं। डिवाइड एंड कंकर रूल बेसिकली बेटा ये आपके पास जब बड़े सगीर में अंग्रेज़ आए थे तो उनका बहुत ज़्यादा ये मोटो था कि डिवाइड एंड कंकर मतलब तकसीम करो और फतह करो, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि आप सब प्रॉब्लम को तकसीम कर दें, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, आप क्या करें, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट हासिल कर सकें। तो दैट इज़ कॉल्ड द टॉप डाउन डिज़ाइन एंड डिवाइड एंड कंकर रूल। उसके बाद इसमें फोर्थ स्टेप आपके पास जो है, फोर्थ स्टेप आपके पास है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। बेसिकली इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक आपके पास है डिज़ाइन द एल्गोरिदम और एक है आपके पास ड्रा द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम, दीज टू कंसेप्ट्स आर सेपरेटली डिफाइंड इन दिस पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिदम आपके पास क्या चीज़ है। एल्गोरिदम जैसे कि फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और यू कैन से दैट फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप का क्या मतलब है कि आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लें तो आपके पास टी मेकिंग जो है, ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे आपके पास के प्रोसीजर। आपके पास ये होगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक, ठीक है, दूध लेंगे, पत्ती लेंगे, ठीक है, फ्राई पैन लेंगे, ठीक है, सॉस पैन लेंगे, उसमें फिर आप उनको चीज़ों को स्टीर करेंगे, ठीक है, स्टीर करने के बाद चूल्हे से जलाएंगे, ठीक है, जो भी इसके स्टेप्स हैं आप फॉलो करते हुए ही चाय बना सकते हैं। तो अब एल्गोरिदम्स आपके पास इसी तरह ही है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कैसे, जिस तरह इनपुट, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। अब क्या मतलब, आपने क्या किया, इनपुट दी। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल आपके जिसमें कोड की गई है बुक में, वो केक की है, ठीक है, कि केक को किस तरह से बेक करते हैं। तो सबसे पहले जो केक का मटेरियल आपने लिया, ठीक है, उसको पैन में डाला, तो दैट इज़ योर इनपुट,
ठीक है। अब उसको आपने ओवन में रखा, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग। और ओवन से जब फुल फ्लेज वो बिल्कुल तैयार होकर बाहर निकला, दैट इज़ कॉल्ड एन आउटपुट। तो एल्गोरिदम में आपके पास 3 स्टेजेस होते हैं, दैट इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आपके पास होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर डेस्क चेकिंग। अब डेस्क चेकिंग आपके पास क्या होता है कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम के जो पार्ट्स जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको केयरफुल ऑब्जर्व करने को आप डेस्क चेकिंग कहते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम दोबारा मैं बताता चलूँ, ठीक है, आपके पास स्टेप्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये बहुत ही आसान आपके पास होते हैं इसमें, ठीक है। क्या मतलब कि आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है, ठीक है। आपने कैसे लिखना है कि अच्छा अपना मुझे कैलकुलेटर चाहिए, अगर कैलकुलेटर चाहिए तो सबसे पहले मुझे एडिशन करनी है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन करनी है, ठीक है। तो इस तरह करके आप क्या करते हैं, अरिथमेटिक के 4 बेसिक ऑपरेशंस को एल्गोरिदम के अंदर बहुत इजीली, ठीक है, इसको सिर्फ लिख सकते हैं। इंग्लिश में बस आपने लिखना है। तो इस लिखने की राइटिंग को जो स्टेप बाय स्टेप आप लिख रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप पे ये मैंने करना है, फर्स्ट सेकंड स्टेप पे एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर डिवीजन, ठीक है, इस तरह करके जो आप लिख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड योर एल्गोरिदम। अब डेस्क चेकिंग क्या है कि जो आपने स्टेप्स बनाए थे उसकी केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसको देखना, बहुत एहतियात से देखना कि जो ये स्टेप ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है, इस सीक्वेंस को ख़राब तो नहीं है ये कहीं, ठीक है, कहीं फोर्थ की जगह फर्स्ट आपके फर्स्ट की जगह कोई 4th स्टेप तो नहीं आ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड अ डेस्क चेकिंग, ठीक है। डेस्क चेकिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर डेफिनेशंस आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। फिर इसमें आपके पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फ्लो चार्ट का। अब ये फ्लो चार्ट आपके पास क्या होता है, फ्लो चार्ट इज़ बेसिकली द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके पास है, ठीक है, यानी कि पिक्चर की सूरत में आपके पास, ठीक है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन होगी, दैट इज़ कॉल्ड योर फ्लो चार्ट। अब आपने तो राइटिंग में एल्गोरिदम बना लिया, ठीक है, राइटिंग में बनाने के बाद अब फ्लो चार्ट क्या करता है, आपको शेप्स में, ठीक है, आप जब उस एल्गोरिदम को शेप्स की सूरत में आप डिफाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर फ्लो चार्ट। क्योंकि एक बेटा ह्यूमन नेचर है कि इंसान जो है हमेशा जो तस्वीरी शक्ल में चीज़ होती है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़हन में बैठती है, जो लिखी हुई चीज़ है उसे बाज़ औक़ात वो भूल जाती है, ठीक है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इज़ नोन एज द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कहलाता है, इसकी आगे डिटेल है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए सिर्फ ये है कि फ्लो चार्ट सिर्फ ये समझने की बात है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाए हैं उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंट के ये वाली चीज़ आपके पास इस तरह आएगी, ये वाली चीज़ आपने यहाँ पर लेके आनी है, तो पिक्चर्स की शक्ल में जो आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे दैट इज़ कॉल्ड योर फ्लो चार्ट। तो बेटा आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत इजी आपके पास ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं, ठीक है। आपके पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं ये आपके पास अक्सर नहीं तो बेशतर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये ज़रूर आता है, ठीक है, तो इसलिए इसको आपने बहुत इस तरीके से समझना है। एक और बात मैं इसमें कोट करता जाऊँ बेटा, वो ये है कि आपके पास जब तक पहला स्टेप अगर आपको समझ नहीं आएगा तो दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला आएगा समझ, देन दूसरा समझ आएगा, दूसरा समझ आएगा, देन तीसरा आपके पास समझ आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड स्टेप बाय स्टेप है, ऐसा नहीं हो सकता अगर आप पेपर में लिख भी रहे हैं तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की जगह आप कोशिश करते हैं कि आप स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट लिख दें, नहीं तो आपका फ़ौरन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने नंबरिंग्स को ऊपर नीचे नहीं करना, जो नंबरिंग जैसे है एज इट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में करनी है, यही इसकी इंपॉर्टेंट और ख़ास बात है। तो बेटा आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मिलेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।